आज हम कह सकते हैं एक शानदार ज्ञान यात्रा पर निकल रहे हैं। प्राचीन भारत की धातु कलम की दुनिया में। हाँ, और ये सिर्फ धातु पिघलाने या मतलब कुछ बनाने की कहानी नहीं है। बिल्कुल, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कला, विज्ञान और शायद एक दर्शन का भी संगम है। सही कहा, जिसने कच्चे माल को ना ऐसी चीजों में बदला जो आज भी हमें हैरान करती हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इस सफर की कई परतें खोलते हैं। हम सिंधु घाटी से शुरू करेंगे, फिर मध्ययुगीन भारत तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे उस समय के कारीगरों ने धातुओं के रहस्यों को समझा और उन्हें आकार दिया। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं लगभग 4,500 साल पहले से, सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदाड़ो की वो छोटी सी मूर्ति याद है, नृत्यांगना की? हाँ, वो मशहूर मूर्ति करीब 10.5 सेंटीमीटर की है बस, लेकिन उसमें आत्मविश्वास देखिए। और वो बनी है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से। अच्छा, वही मोम वाली तकनीक। जी, मोम का मॉडल बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर फिर गर्म करके मोम पिघला देना और खाली जगह में पिघली हुई धातु भरना। ये दिखाता है कि वो लोग इस तकनीक में कितने माहिर थे। और ये सिर्फ तकनीक नहीं थी, ये धातु के गुण मतलब तांबा और टिन को कैसे मिलाना है, कितना तापमान रखना है, इसकी गहरी समझ भी दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि ये तकनीक थोड़े बदलावों के साथ आज भी इस्तेमाल होती है ना? बिल्कुल, जटिल मूर्तियों के लिए आज भी ये एक कारगर तरीका है। सिंधु घाटी के बाद अगर हम वैदिक काल को देखें तो ग्रंथों में सोना, चांदी, तांबे का जिक्र मिलता है। हाँ, मतलब धातुओं का इस्तेमाल बढ़ रहा था। लेकिन असली जो क्रांति आई वो शायद लौह युग के साथ आई, करीब 1000 ईसा पूर्व। यहाँ मामला और दिलचस्प हो जाता है। भारत में लोहे का इस्तेमाल दुनिया में काफी पहले शुरू हुआ। और यहीं पे वो चीज बनी जिसने दुनिया भर में नाम कमाया, वुड्स स्टील। वुड स्टील, जिसे दुनिया दमिश्क स्टील के नाम से ज्यादा जानती है। और इसे बनाने का तरीका बड़ा गुप्त रखा जाता था। ये वाकई में एक अनोखी प्रक्रिया थी। कारीगर क्या करते थे कि लोहे को लकड़ी के कोयले और शायद कुछ कांच के टुकड़ों के साथ मिट्टी की छोटी छोटी प्यालियों में बंद करके, क्रूसिबल कहते हैं उन्हें। हाँ, क्रूसिबल में बंद करके कई घंटों तक तेज आंच पर गर्म करते थे। बहुत धीमी प्रक्रिया थी ये। इससे होता ये था कि लोहे में कार्बन बिल्कुल सही मात्रा में और बहुत समान रूप से घुल जाता था। अच्छा। और नतीजा होता था ऐसा स्टील जो अविश्वसनीय रूप से सख्त भी हो और लचीला भी। तलवारों के लिए बेहतरीन। और वो लहरदार पैटर्न, वो कैसे बनता था? वो इसी खास बनावट और कार्बन के मिश्रण की वजह से आता था। दमिश्क तलवारों की यही पहचान थी। इनकी मांग दूर दूर तक थी, रोम तक, मध्य पूर्व तक। कहते हैं सिकंदर को भी राजा पोरस से तोहफे में यही तलवारें मिली थी। बात है। वुड्स स्टील तो था ही कमाल, लेकिन धातु कर्म का एक और अजूबा हमें गुप्त काल में मिलता है। हाँ, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी, जिसे अक्सर भारतीय विज्ञान का स्वर्ण युग भी कहते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत दिल्ली का लौह स्तंभ कुतुब मीनार के पास खड़ा। बिल्कुल, 7 मीटर से ज्यादा ऊंचा, करीब 6 टन वजनी, और सोचिए 1600 साल से ज्यादा वक्त से खुले में खड़ा है। और आज तक इस पर वैसे जंग नहीं लगी जैसे आम लोहे पर लगती है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो आज भी एक पहेली जैसा लगता है। हाँ, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए स्टडी का विषय है। जो विश्लेषण हुए हैं उनसे पता चला है कि इस लोहे में फास्फोरस की मात्रा सामान्य से काफी ज्यादा है। फास्फोरस? जी, और ऐसा माना जाता है कि फास्फोरस की ज्यादा मात्रा और मौसम के असर ने मिलकर स्तंभ की सतह पर एक बहुत पतली, मतलब अदृश्य जैसी पर बहुत स्थिर सुरक्षा परत बना दी है। एक तरह का कुदरती जंग रोधी कवच। ये परत लोहे को हवा और पानी की सीधे संपर्क से बचाती है। तो क्या ये उन्होंने जानबूझकर किया था? मतलब क्या उन्हें पता था कि फास्फोरस से ऐसा होगा, या ये बस किस्मत थी? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि ये पूरी तरह सोचा समझा था या बस एक अच्छा संयोग था। लेकिन ये इतना जरूर दिखाता है कि उस समय के धातुकारों को अपनी सामग्री की कितनी गहरी समझ थी। शायद पीढ़ियों का अनुभव था इसके पीछे। वो जानते थे कि अलग अलग अयस्क और प्रक्रियाओं का क्या नतीजा होगा। ये सिर्फ मेटलर्जी नहीं, ये उस समय की उन्नत केमिस्ट्री और मटेरियल साइंस की समझ है। और ये जो असाधारण कौशल था, ये सिर्फ उत्तर भारत में नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। अगर हम दक्षिण भारत चलें तो मध्यकाल में चोल वंश की कांस्य मूर्तियां, ओहो, हाँ, 9वीं से 13वीं शताब्दी, खासकर वो नटराज की मूर्तियां, क्या कमाल की कला और तकनीक का मेल है।
उनमें भी वही लॉस्ट वैक्स तकनीक इस्तेमाल हुई है। लेकिन शायद और भी ज्यादा परिष्कृत रूप में। हाँ बिल्कुल, ज्यादा जटिल और बारीक काम। नटराज की वो जो ब्रह्मांडीय नृत्य की मुद्रा है, उसका संतुलन, उसकी डिटेल्स गजब की हैं। ये दिखाता है कि ज्ञान और कौशल कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ आगे बढ़ा बल्कि और निखरा भी। सही बात है। ये सिर्फ एक दो कारीगरों का काम नहीं था। नहीं, ये एक पूरी व्यवस्था थी। खदानों से धातु निकालने वालों से लेकर लोहार, ढलाई करने वाले, मूर्तिकार, सब जुड़े थे। ये एक पूरा इकोसिस्टम था जो प्रकृति के तत्वों को समझकर उन्हें कला और उपयोग की चीजों में बदल रहा था। तो इस पूरी बातचीत से हम क्या समझ सकते हैं? हमने देखा कि प्राचीन भारत में धातु कर्म सिर्फ एक शिल्प, एक हुनर नहीं था। नहीं, ये विज्ञान, कला और शायद दर्शन का भी एक गहरा संगम था। सिंधु घाटी की उस नन्ही सी नर्तकी से लेकर दुनिया भर में मशहूर वुड स्टील तक, फिर दिल्ली का वो अजूबा लौह स्तंभ और चोल काल की वो बेहतरीन नटराज मूर्तियां। हर एक चीज अपने समय की उन्नत सोच और तकनीकी क्षमता की कहानी कहती है। और ये ज्ञान सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये हमें आज भी कुछ सिखाता है। ये याद दिलाता है कि अतीत में अक्सर भविष्य के सवालों के जवाब छुपे होते हैं। जैसे वो लौह स्तंभ आज भी मटेरियल साइंटिस्ट को प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, टिकाऊ और जंगरोधी धातुएं बनाने के लिए। तो सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन कारीगरों की और कौन सी तकनीकें और कौन सा ज्ञान है जो आज भी कहीं दबा पड़ा है। क्या पता कौन से रहस्य अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं ना, शायद पुराने ग्रंथों में या जमीन के नीचे। हाँ, ये खोज तो जारी रहनी चाहिए। कहानी का केंद्र है लौहपुर गांव और वहां के आचार्य धातुविद। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। धातु न केवल तन को बल्कि आत्मा को भी रूप देती है। सही कहा। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं लगती, बल्कि उनके काम करने का, मतलब कि उनके शिल्प का आधार लगता है। हाँ, जैसे वो तांबा, सीसा, लोहा, सोना, जस्ता, इनसे सिर्फ चीजें नहीं बना रहे थे। नहीं, बल्कि ऐसी चीजें जो टिकाऊ हों, अजेय हों, वो कारीगरी को अध्यात्म से जोड़ रहे थे। और यही शायद उनकी उन एडवांस तकनीकों का राज भी हो सकता है, क्योंकि जब आप पदार्थ को सिर्फ पदार्थ नहीं कुछ और भी मानते हैं तो शायद उसके साथ आपका रिश्ता ही बदल जाता है। तो कहानी आगे बढ़ती है। एक यायावर विद्वान आता है लोहपुर ज्ञान की तलाश में। हाँ, और वहां उसे पहला रहस्य दिखता है। गांव के बीच में खड़ा वो लोहे का खंबा, बिल्कुल, जिस पर मतलब सदियों से जंग का कोई निशान नहीं। बिल्कुल, दिल्ली के मशहूर लौह स्तंभ जैसा। विद्वान भी हैरान रह जाता है। यही बात और दिलचस्प हो जाती है। आचार्य उसे बताते हैं कि देखो, इसमें 99.72% लोहा है और एक खास फास्फोरस मिश्रण, जो कि वैज्ञानिक रूप से सही भी है। फास्फोरस की वो परत ही लोहे को बचाती है। हाँ, पर आचार्य ये भी कहते हैं कि रहस्य सिर्फ इस नापतोल का नहीं है। वो भावना और ध्यान की बात करते हैं, धातु में जैसे प्राण डालना। क्या इसका मतलब है कि बनाने वाले की सोच या इरादा भी धातु पर असर डालता था? स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? स्रोत सीधे सीधे कैसे ये नहीं बताता, लेकिन इशारा यही है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं थी। बिना आधुनिक उपकरणों के लगातार ऐसी क्वालिटी पाना, ये शायद उस ध्यान, उस साधना की तरफ ही इशारा करता है। मतलब कि अवलोकन और प्रयोग का स्तर बहुत ऊंचा रहा होगा। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला रहस्य। फिर कहानी हमें दूसरे रहस्य की ओर ले जाती है, पिघले बिना पिघलाना। आचार्य एक युवा आर्यन को ये सिखाते हैं, खास तौर पर जिंक के साथ काम करते हुए। और जिंक के साथ काम करना आसान नहीं है। क्यों? ऐसा क्या खास है जिंक में? देखिए, जिंक का जो क्वथलांक है, मतलब जिस तापमान पर वो भाप बनता है, हाँ, वो तांबे जैसी धातुओं के गलनांक से, यानी पिघलने के तापमान से काफी कम है। अच्छा, तो अगर साथ में पिघलाया तो जिंक तो भाप बनकर उड़ जाएगा, मिलेगा ही नहीं ठीक से। तो फिर पिघले बिना पिलाना का मतलब क्या हुआ? शायद वो जिंक को किसी बंद बर्तन में गर्म करके उसकी भाप बनाते होंगे और फिर उस भाप को पिघली हुई दूसरी धातु में सोख लेते होंगे। अरे वाह, ये तो कमाल की तकनीक है। मतलब प्रक्रिया पर कितना नियंत्रण रहा होगा। बिल्कुल, और कहते हैं इसी तकनीक से शायद वो पवित्र पंचधातु की मूर्तियां बनती थीं। सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और सीसा, 5 धातुओं का मिश्रण। हाँ, वो दिव्य मिश्रण। गजब। अच्छा, अब तीसरा रहस्य, योद्धा आते हैं गांव में। हाँ, और उन्हें एक खास तलवार चाहिए। ऐसी तलवार जो तेज हो, लचीली हो, पर इतनी मजबूत कि चट्टान भी काट दे। और आचार्य उन्हें देते हैं वुड स्टील से बनी तलवार। वुड्स स्टील, यही तो वो स्टील है जिसे बाद में दुनिया ने दमिश्क स्टील के नाम से जाना, है ना? बिल्कुल,
इसकी जड़ें यहीं भारत में थीं। ये स्टील इतना मशहूर था कि यूरोप और अरब तक इसकी मांग थी। पर इसे बनाने का राज? वो भारत के पास ही था। ये बात सोचने वाली है कि कैसे एक स्थानीय तकनीक दुनिया भर में फैली और फिर समय के साथ ये ज्ञान लगभग खो सा गया। हाँ, ये ज्ञान का बनना और खोना भी एक कहानी है। सही कहा। और आखिरी, चौथा रहस्य? ये धातुएं आती कहाँ से थीं? खनिजों से। पर आचार्य के लिए वो सिर्फ पत्थर नहीं थे। नहीं, वो उन्हें जीवित आत्माएं मानते थे। कहानी कहती है कि वो खनन से पहले प्रकृति से अनुमति लेते थे। ये सम्मान का भाव है। हाँ, कि जरूरत भर ही लो और प्रकृति का संतुलन मत बिगाड़ो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सोच जहां आप प्रकृति को सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं मानते, बल्कि उसका सम्मान करते हैं। ये उनकी तकनीकों को कैसे प्रभावित करती होगी? क्या इसी सम्मान की वजह से उनका काम इतना टिकाऊ और बेहतरीन था? ये आज के लिए बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? जंग रहित लोहा जिंक मिलाने की वो अनोखी विधि, दुनिया भर में मशहूर वुड्स, स्टील और प्रकृति के लिए गहरा सम्मान। हाँ, ये सब दिखाता है कि लौहपुर में या शायद प्राचीन भारत में बड़े पैमाने पर विज्ञान, कला और अध्यात्म अलग-अलग खांचे नहीं थे। वो सब एक ही साधना, एक ही समझ का हिस्सा थे। आज लौहपुर शायद एक संग्रहालय जैसा हो, पर उसकी आत्मा तो इन कहानियों में जीवित है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, आज जब हम सस्टेनेबिलिटी यानी टिकाऊपन और पर्यावरण संतुलन की इतनी बातें कर रहे हैं, तो क्या लौहपुर की इस कहानी से, इन प्राचीन तकनीकों से हम कुछ सीख सकते हैं? क्या शिल्प में वो साधना का भाव और प्रकृति के प्रति वो सम्मान, जिसे शायद साधुता कह सकते हैं, क्या उसे वापस खोजना हमारे आज के तकनीकी विकास के लिए फायदेमंद हो सकता है?